हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है आप किस तरीके से ओनली आज की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इन क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन में हमें बताना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 1951 से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दिए। देखिए भैया, हमारा जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें जो पेपर 2 है हमारा जीएस पेपर 2, उसमें एक्सप्लिसिटली में मेंशन किया हुआ है आरपीए के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप चाहे प्री में पढ़ लो चाहे मेन में पढ़ लो, आरपीए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आरपीए 1950 भी पढ़ना पड़ेगा, आरपीए 1951 भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल हमारे क्वेश्चन में आरपीए 1951 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए। देखिए पहला स्टेटमेंट बोला है कि आरपीए 1951 में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं कि भाई इनको हम जो है वो करप्शन मान सकते हैं विद रिलेटेड टू द इलेक्शन। ठीक है, दूसरा दिया है कि आरपीए 1951 में डिस्कशन किया गया है कि भाई लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, इस तरीके से। तीसरा दिया है कि आरपीए में 1951 में बात की गई है कि कौन कौन से ग्राउंड जो है वो एज ए डिस्क्वालिफिकेशन काम कर सकते हैं एमपीज और एमएलएज के लिए। तो हमें करेक्ट बताना है। देखो भैया, आरपीए 1950 जो है वो डिस्कस करता है इलेक्शन की प्रोसीजर से। ठीक है, कैसे चुनाव होगा, ये सारी प्रोसीजर। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जब हमारा गलत हो गया तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचता है सी 1 एंड 3। आरपीए 1951 में ग्राउंड्स दिए गए हैं, उन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है जिनको हम मान सकते हैं कि भाई इनको करप्शन या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ के रूप में मान सकते हैं, जैसे कि शराब बांटना, कोई गिफ्ट बांटना, पैसे बांटना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा क्या है कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है एमपी और एमएलएज के बारे में। जैसे मान लीजिए किसी नेता को या कोई एमपी एमएलए को 2 साल से ज़्यादा का कन्विक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके के ग्राउंड दिए गए हैं आरपीए 1951 के अंदर। ठीक, यहाँ पे आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ये न्यूज़पेपर वाले भी इसको बहुत ज़्यादा कवर करते रहते हैं आरपीए 1951 को। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड हो सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। आपको एटलीस्ट ब्रीफ में पता होना चाहिए। वैसे तो आप मेंस में जीएस 2 में आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये 1951। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए से रिलेटेड। हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर हम इस एचआरए को पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है कि एचआरए की जो मेन डिमांड थी वो थी कि यूनिवर्सल सफराज होना चाहिए, कि मतलब हर एडल्ट आदमी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मैन हो वीमेन हो सबका वोटिंग राइट होना चाहिए। दूसरा बोला है कि एचआरए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने 1923 में तैयार किया। तीसरा बोला है कि भगत सिंह जी, सुखदेव जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये सारे के सारे जो हैं वो एचआरए के पार्ट थे। ठीक है, अब देखो एचआरए का कब बना, ठीक है, इस तरीके की आपको डिटेल पता होनी चाहिए किसने बनाया। तो क्योंकि एचआरए वाले जो हैं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो एक चीज़ तो बिल्कुल हमारे माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि वो लोग जो हैं वो यूनिवर्सल सफराज को तो प्रमोट करेंगे। कि उन्होंने क्लियरली बोला था कि सब लोग बराबर हैं, सबको वोटिंग का राइट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई छोटा है बड़ा है या कैपिटलिस्ट लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एचआरए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ही बनाया था। तीसरा ये देखो, भगत सिंह जी, सुखदेव सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये सारे के सारे जो हैं वो एचआरए के पार्टी थे। हालांकि होता क्या है, 1928 के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जी की अध्यक्षता में दिल्ली में एक बैठक होती है फिरोज शाह कोटला मैदान में। वहाँ पे इस एचआरए का नाम बदल के क्या कर देते हैं, एचएसआरए कर देते हैं। लेकिन ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन तो वो की वही रहती है, एचआरए। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे जो है वो सही हो गया। ये एचआरए के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो एचआरए को बनाने में सचिंद्र नाथ सान्याल जी जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनकी बुक जो है उसका नाम बंदी जीवन है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये एचआरए वाले जो है इनका काकोरी में जो हुआ था, जो काकोरी में ट्रेन लूट ली थी, उसका भी बहुत बड़ा रोल है इनका, एचआरए वालों का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, अब हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहली जो लाइन है वही क्वेश्चन की बोल रही है कि हमें बताना है कि टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है। अब उस टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हमें ऊपर दिए हैं। देखो पहली चीज़ बोली है कि भारत का ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, मतलब एरिया के मामले में, टेरिटरी के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। दूसरा बोला है
कि कृष्णा नदी जो है इस टाइगर रिजर्व के अंदर से जाती है, गुजरती है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि ये टाइगर रिजर्व जो है वो नल्ला मल्ला जो हिल्स है उसके आसपास के एरिया में है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें बताना है कि हम कौन से टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ही हमें ये पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भैया सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व एरिया के मामले में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, यानी कि NSTR। इसी तरीके से आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, या भारत का सबसे पुराना या जिसको हम बोल सकते हैं सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, इस तरीके से, ठीक है। और ये उसके बाद में जो बाकी ऑप्शन दिए हैं कि तदोबा अंधेरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, बांदीपुर कर्नाटक में, इस तरीके से आपको मैप रीडिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये मैप रीडिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो NSTR जो है, क्योंकि ये ओल्ड मैप है, यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो डिवाइडेड एरिया में नहीं है, तो अभी ये जो NSTR जो है नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और बाकी ये सारे हमारे दिए हुए हैं कि कॉर्बेट कहाँ पे है, दुधवा कहाँ पे है, बक्सा, सुंदरबन, सह्याद्री, ठीक है, तदोबा अंधेरी, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC, ठीक है। NCBC के बारे में दिया हुआ है, ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बनने से पहले OBC से रिलेटेड जो भी काम होते थे वो सारा नेशनल जो हमारा शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन है वो लोग देखते थे, ठीक है। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं, तो चलो देखो हम इनको रिवर्स में देखते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट जो बोलता है कि इट इज अ स्टैच्यूरी बॉडी, मतलब ये कोई कानूनी संस्था है, इसको कोई कानून बना के इसको बनाया गया। ये स्टेटमेंट देखो देखते ही गलत है, आप पॉलिटी की बुक पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तीसरा स्टेटमेंट गलत होता ही हमारा B और D गलत हो गया, बचा A और C, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में दिया है इसका काम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन, मतलब जो लिस्ट होती है ना हमारी बैकवर्ड क्लासेस वाली लिस्ट है रिजर्वेशन के पर्पज से, उसमें किसको इंक्लूजन करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये सारा काम ये देखती है। हालांकि किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है कि इसका चेयरमैन जो है वो या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज बन सकता है या चीफ जस्टिस कोई हाई कोर्ट का बन सकता है, ठीक है। देखो भैया ये स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत है। रीज़न क्या है, इसका चेयरमैन कोई भी बन सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज भी बन सकता है, पुराना रिटायर सब चलेगा, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही हो, ऐसी कोई हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसकी आप देखो, ठीक है। आर्टिकल 338B हमने इंसर्ट किया था, इसको सिविल कोर्ट का पावर है, इस तरीके से, ठीक है। ये प्रज्ञान टेस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया GS मॉक होने वाला है ऑनलाइन। आप dpp.onlyis.in पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, 0 कॉस्ट है। कोई जानकारी हो आपको लेनी हो तो 7007931992 पे आप ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 14 मार्च को है 10 बजे ऑल इंडिया रैंक मिलेगी आपको, आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं पेपर को, डिटेल्ड एनालिसिस भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है इंडियन बायो रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क। 2 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोलता है कि इस IBIN को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट चला रहा है। दूसरा बोला है कि इसका पर्पज जो है कि कोई ऐसा पोर्टल बनाए जिसपे भारत के जितने भी रिसोर्सेज हैं, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब हो, सबके बारे में डिटेल रहेगी। करेक्ट बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, इसको ना डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चला रहा है, यानी कि इन इफेक्ट कौन चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनका जो एम है वो है कि भाई कोई पोर्टल वगैरह बनाएं जिसमें सारी डिटेल्स जो है वो रहें, इंडिया का जो भी बायो रिसर्च है, प्लांट है, एनिमल है, ये सारी चीज़ें। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और जैसा कि हम MCQs के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हम सारे जो MCQs आप देखेंगे। वीडियो के अंत होने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए आज आपके कितने सही हुए, कितने गलत, 50-50, सिली मिस्टेक और नो आइडिया। इससे आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में बहुत मदद मिलेगी। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।